दिन के 17 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। तो काफ़ी दिन से बिज़ी थी इसलिए वीडियो नहीं आई, लेकिन आई विल कवर ऑल द वीडियोज़। फाइन, तो 17 से 20 अगस्त तक की अभी पेंडिंग है 4 दिन की, तो ये मैं आज या कल में कवर कर दूँगी। फाइन, तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। रुपीज़ 30,000 करोड़ हैज़ बीन सैंक्शन यूजिंग द नमन गंगे प्रोग्राम, सेज जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो गाइस अभी क्या है, इस मिनिस्ट्री ने अभी क्या किया है, यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उस पर कुछ कमेंट्स बनाए हैं। इस इवेंट से ही ये लॉन्च करता है कि अर्थ गंगा के अंदर और इनिशिएटिव्स को भी लॉन्च किया जाएगा, जिसका हम ये कि गंगा के जो किनारे पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको और जगह हम बढ़ा सकें। ठीक है, सबसे पहला है जलाज इनिशिएटिव। इसको स्टार्ट कर रहे हैं इन एसोसिएशन विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका एम ये कि हमें क्या करना है कि गंगा कंजर्वेशन में और तरह से हम स्किल्स को किस तरह से और अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। फाइन, एक है सहकार भारती। इसके अंदर हमें क्या करना है, अपने जो सस्टेनेबल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है, लोगों को पार्टिसिपेट करा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, ईम अवतार टूरिज्म पोर्टल है, इसके अंदर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करने का काम है। ठीक है, एक है न्यू रिवर चैम्प कोर्स है, इसके अंदर ये कंटिन्यूस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल पे। फाइन, अभी ये पोर्टल क्या करता है, एक इंटरेक्टिव पोर्टल है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बातें कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो और किस तरह से इंडिया में जो अपने रिवर्स हैं उनके अगेंस्ट किस तरह से एक्शन उठा सकते हो, उनको किस तरह से कंजर्व कर सकते हो। फाइन, जो नेशनल गंगा प्लान है वो लॉन्च हुआ था सो दैट हम गंगा रिवर को क्लीन कर सके, प्रोटेक्ट कर सके कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। इनके की पिलर्स ये था कि जो भी वहाँ से जो सीवेज होता है उसको ट्रीटमेंट करना है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना है, रिवर के सरफेस की क्लीनिंग करनी है, बायोडाइवर्सिटी जो भी है उसको हमें प्रिजर्व करना है, फॉरेस्टेशन करना है, गंगा के किनारों पे ज़्यादा ज़्यादा पेड़ उगाने हैं, पब्लिक अवेयरनेस करनी है और जो इंडस्ट्रीज़ के जो भी एफ्लुएंट आते हैं उनको मॉनिटर करना है, गंगा ग्राम। ये फोकस 5 स्टेट्स पे करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, जहाँ से गंगा होकर गुजरती है। इसको फंड किया जाता है बाय द वर्ल्ड बैंक थ्रू लोन और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि और इसके अलावा जो 5 स्टेट्स हैं उनके स्टेट एसपीएम जिसके द्वारा किया जा रहा है। फाइन, तो आप देख सकते हो सेलिएंट फीचर क्या है कि नमामि गंगे के कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान बना रखा है, 100% सेंट्रल के द्वारा फंड किया प्रोग्राम है। इसके अंदर जो भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 15 साल के इंक्लूड की गई है। 5 साल के लिए डेडिकेटेड बजट इसको ऑलरेडी एलोकेट किया गया है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे काम किया जा रहा है और जो इसका फंड है वो नॉन लैप्सेबल है, मतलब कि जो भी हर साल जो फंड दिया जाता है उसके बाद अगर वो खत्म नहीं हुआ है तो वो अगले साल अपने आप कैरी ऑन हो जाता है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैंड ओवर सेवरल इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडियन आर्मी। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी डिफेंस में होगी या फिर जो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी में उसमें होगा। ठीक है, अभी क्या जो इक्विपमेंट सिस्टम्स है उनको जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा और साथ में किसके साथ कोलैबोरेट करके डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फाइन, तो अभी क्या किया है बोला है, ये जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उन्होंने क्या किया है, जो भी हमारे इंडिया में जो डिफेंस इक्विपमेंट बने हैं उनको इंडियन आर्मी को दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा किस किस में जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कौन कौन से, वो डीआरडीओ हो गया या फिर कोई जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस के हिसाब से काम कर रही हैं, इक्विपमेंट्स बना रही हैं ताकि हम अपने आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर सकें अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना है, आर्मी की जो फंक्शनिंग है उसे और ज़्यादा हमें इफेक्टिव बनाना है, क्योंकि जो आर्म फोर्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमें इक्विपमेंट्स चेंज करने पड़ते हैं विद टाइमली। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम इज टू एनहेंस ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द आर्मी एज द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स ऑफ द आर्म फोर्सेज आर इंक्रीजिंग विद द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टाइम। फाइन, अभी इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट कौन कौन सी है, एक तो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम है, ये प्रोग्राम है इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन का, मतलब हमने अपनी इन्फेंट्री को मॉडर्नाइज करना है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो सोल्जर्स हैं उनको 3 प्राइमरी सब सिस्टम्स हम इक्विप करते हैं। सोल्जर्स को ये 3 चीज़ें देते हैं, एक तो हम उनके पास जो भी राइफल है उसको मॉडर्न बना के देते हैं अलॉन्ग विद डे एंड नाइट होलोग्राफी एंड रिफ्लेक्साइड। इसके अलावा हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं सोल्जर्स को एक अच्छा हेलमेट के थ्रू एंड बुलेट प्रूफ जैकेट के थ्रू। इसके अलावा हम उनको कम्युनिकेशन सर्विलियंस सिस्टम देते हैं सो दैट वो कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकें। फाइन, नेक्स्ट है एंटी पर्सनल माइन निपुण। फाइन, डेवलप किया गया है इसको आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे के द्वारा और इंडिया की इंडस्ट्री के द्वारा, जो रिप्लेस कर रहा है विंटेज NMM14 माइन। इसको सॉफ्ट टारगेट प्लास म्यूटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन को बढ़ाता है। ट्रूप्स कैसे कराता है, क्योंकि वो क्या करता है, बॉर्डर्स पे ट्रूप्स को भेजता है, हमारी मतलब मिलिट्री को भेजता है बाय एक्टिंग एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इनफिल्ट्रेटेड मतलब कि जो भी वहाँ बाहर से जो भी फालतू एलिमेंट है जो भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट। इसका एम ही कि हमें क्या करना है, जो भी बोट्स अभी यूज़ हो रही है पेंगिंग सो लेक में जो कि लद्दाख का रीजन है, तो वहाँ पे बोट्स को रिप्लेस करना। इससे क्या करता है, जो एक लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट है इसकी बेटर लॉन्च है, इसकी अच्छी स्पीड है और ऑपरेट करने की कैपेसिटी भी अच्छी है अक्रॉस वाटर ऑब्स्टेकल कहाँ पे ईस्टर्न लद्दाख में। और यही
वही तरह की वेसल्स हमने इंडियन नेवी में भी ऑलरेडी ऑपरेशन में है। और कुछ और डिफेंस सिस्टम भी है, जैसे हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर हो गया, सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी प्रोजेक्ट, इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल या क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टेक स्टेप फॉर मॉडर्नाइजिंग फूड ग्रेन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी एग्रीकल्चर में कहेगी अंडर इकोनॉमी, किस तरह से जो भी हम अनाज को स्टोर करते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से मॉडर्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उन्होंने न्यू मॉडल प्रपोज किया है, जिसमें बोला कि किस तरह से हम ग्रेन सीलोस को डेवलप करेंगे हब एंड स्पोक मॉडल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में। हब एंड स्पोक मॉडल होता क्या है, कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसमें एक ये हब होता है और यहाँ से बहुत सारी जगह पे क्या जाता है, माल जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है, ये सभी जो ट्रांसपोर्टेशन एसेट्स होते हैं वो एक ही जगह से वो कंसोलिडेट करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, रेफर टू एज अ स्पोक टू सेंट्रल लोकेशन जिसे हम हब बोलते हैं फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हब्स कौन कौन से हो सकते हैं, कोई डेडिकेटेड रेलवे साइडिंग हो सकता है या कोई कंटेनर डिपो फैसिलिटी होगा जहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो रोड से किया जाएगी एंड हब टू विया रेल। फाइन। अब जब हम पढ़ते हैं तो सिलोस को अभी सब मंडीज के यार्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि मंडियों के अंदर जो यार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हें सिलोस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इजीली आप क्या कर सकते हो, फार्मर्स इजीली क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर्स को भी अगर ट्रांसपोर्ट करने, अपनी फसल को ट्रांसपोर्ट करते हैं या प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें जो उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट लगती है, ट्रांसपोर्टेशन लॉस्ट करते हैं, उसको वो रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जो भी सरप्लस ग्रेन, सरप्लस का मतलब जो भी ज़्यादा ग्रेन होता है उसको गवर्नमेंट की एजेंसीज में स्टोर किया जाता है, जैसे FCI हो गया या फिर सेंट्रल स्टेट के वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो गया। हम स्टोर क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास हमेशा सप्लाई बनी रहे। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पेरिशेबल सेमी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। देखो पेरिशेबल सेमी पेरिशेबल क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमारे जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो जाते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती, शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा हमें क्या करना है, हम अपने कंट्री को इकोनॉमिकल डेवलप भी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव ऑलरेडी लिए गए ताकि हम स्टोरेज फैसिलिटीज़ को मॉडर्नाइज कर सकें। एक है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम, इसके अंदर क्या होता है, जो न्यू गोडाउंस है इसको FCI के द्वारा बिल्ड किए जा रहे हैं, मेनली थ्रू प्राइवेट पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है ग्रामीण भंडारण योजना, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी रूरल एरिया, गांव वगैरह, रूरल एरियाज है, वहाँ पे गोडाउंस को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है या फिर रेनोवेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो क्या करती है, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को असिस्टेंस प्रोवाइड करी है। कोल्ड चेन हो गया जहाँ पे थोड़ा ठंडक की जरूरत हो, जैसे आलू वगैरह वो करते हैं। ठीक है, इनको डेवलपमेंट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज अंडर द स्कीम फॉर कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्रूव स्टार्टअप लोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियलाइजिंग कंपोस्टेबल प्लास्टिक। तो कहीं जो न्यूज़ है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या नियर अबाउट 1,50,00,000 का लोन असिस्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है, किसको दिया जा रहा है, TGP बायो प्लास्टिक को, जो कि फर्स्ट जनरेशन स्टार्टअप है, जिसके अंदर क्या करते हैं, कंपोजिटेबल प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। मतलब कि ऐसा प्लास्टिक है जो प्लास्टिक के यूज़ को रिप्लेस कर देगी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो बैन हो चुकी है, तो उसका अल्टरनेटिव है कंपोस्टेबल प्लास्टिक। उसको मैन्युफैक्चरिंग या कमर्शलाइजेशन, उसके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या कमर्शलाइजेशन के लिए अभी इतना लोन का प्रोवाइड दिया गया है, 1.25 करोड़ ऑलमोस्ट। ठीक है, इस फर्म को। फाइन। इस प्रोजेक्ट को सीड फंडिंग मिली है अंडर द निधि प्रयास DST के अंदर, मतलब DST की फंडिंग भी मिली है, नीति आयोग की भी फंडिंग भी मिली है और यूनिडो की भी मिली है। इंडिया ने बैन कर चुकी है सिंगल यूज प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि उसकी यूटिलिटी रोड कम है और लोग बहुत ज़्यादा उसको थ्रो करते हैं। हाई लिटरिंग पोटेंशियल होता है ऑल ओवर द कंट्री। जुलाई 2022 करंटली जो सबसे सस्ता डिग्रेडेबल पॉलीमर है वही पॉलीथाइन होता है, वो पॉलीब्यूटाइलिन एडिपेट तारीफ है। इसकी जो कॉस्ट है 1 किलो में 280 से 300 रुपये है, जबकि जो कन्वेंशनल प्लास्टिक की रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो सिर्फ 90 रुपये किलो है। ठीक है, जिसके अभी तक प्लास्टिक के बैग्स बनते हैं, इसलिए जो मार्केट की जो विलिंगनेस थी डिग्रेडेबल प्लास्टिक को खरीदने में वो लेस थी। मतलब कि जो प्लास्टिक के बैग आते हैं, जो पहले आपके पन्नियाँ मिलती हैं, वो सिर्फ 1 किलो में 90 रुपये में आ जाती हैं, जबकि कंपोस्टेबल प्लास्टिक है, जो अच्छी प्लास्टिक है, जो डिग्रेड हो सकती है, उसकी जो कॉस्ट है 280 से 300 रुपये किलो है। ठीक है, जब तक वो पन्नियाँ बिकती रहती तो ये ना बिकती। ठीक है, इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को हमने बैन किया। कंपोस्टेबल प्लास्टिक है क्या, इसके अंदर हमने क्या करा है, थर्मल प्लास्टिक स्टार्च ग्लिसरीन का ब्लेंड है, जिसके अंदर कुछ केमिकली चीज़ों को मॉडिफाई किया ताकि हम प्लास्टिक की स्ट्रेंथ बढ़ा सकें और लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। फाइन। अभी मिला के 180 रुपये किलो मिल रही है। ये ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम दिस कंपोजिट और इसको किसी भी शेप में आप दे सकते हो। इसके अलावा ये ब्रेक डाउन हो सकता है इनटू नेचुरल सब्सटेंसेस वन शॉट। अगर आप इस प्लास्टिक के बैग को
फेंक भी दोगे तो वो अपने आप बायोडिग्रेड हो जाएगी। कंपनी का टारगेट है कि 1 साल में 880 मिलियन टन इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है। निधि प्रयास स्कीम क्या होती है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया था, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग हार्नेसिंग इनोवेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ स्टार्टअप्स को सेटअप करते हैं, सीड फंड प्रोवाइड करते हैं, एक्सलरेटर एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उनको, जो इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को। निधि प्रयास के अंदर इसके अलावा एक है प्रोमोटिंग एंड एक्सलरेटिंग यूथ एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप प्रोग्राम। इसको इनिशिएट किया गया है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जिसको प्रयास ग्रांट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, सो दैट हम क्या कर सकें, जो भी इनोवेटर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स उनको सपोर्ट कर सकें, कुछ ग्रांट दे सकें फॉर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एंड डेवलपिंग प्रोटोटाइप्स। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ सेलेक्ट, एक सेकेंड, यस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ सेलेक्ट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिपोर्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट। अभी क्या नीति आयोग के द्वारा कमीशन की गई है, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया बाय द कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी के द्वारा, जो कि एक जयपुर के बेस्ड पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी ग्रुप है। इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या करना है कि किस तरह से हम अपने क्या करते हैं, जो भी जजमेंट्स होती हैं जुडिशरी के द्वारा दिया जाता है, उसका इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट करता है, ठीक है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकें। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी टू बिल्ड अ नरेटिव टू सपोर्ट बेटर सेंसिटिविटी ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ जजमेंट बाय द जुडिशरी एंड विल सर्व एज अ यूजफुल इनपुट्स फॉर द ट्रेनिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो नियर अबाउट 1 साल का 8,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू लॉस किया है, क्योंकि 5 एनवायरमेंट रिलेटेड जजमेंट्स आई थी जो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के द्वारा पास की गई थी। इसके अलावा 16,000 वर्कर्स ने अपनी जॉब्स भी खोई थी। अब इस स्टडी ने रिकमेंडेशन किया सेंसिटाइजिंग। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जुडिशियल ऑफिसर्स को थोड़ा सा जजमेंट होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए, फाइन, सो एज टू इनेबल देम टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ होलिस्टिक एंड बैलेंस डिसीजन, ताकि वो बैलेंस डिसीजन दे सकें। इसके अलावा एक्सपर्ट ओपिनियन लेके आना चाहिए, सो दैट जजेस को असिस्ट कर सके कि जहाँ पे इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ रहा हो, ठीक है। फिर इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, लार्जर पब्लिक गुड, जहाँ पे अगर आप स्ट्रिक्टली लीगल प्रोविजंस देख रहे हो, अगर उसकी वजह से इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मेकिंग है उसको गाइड करना चाहिए बाय लार्जर पब्लिक गुड। फाइन। नेक्स्ट है पब्लिक डिस्क्लोजर। कोई भी जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो चाहे जो मेंबर ऑफ जुडिशरी हो एंड अकेडमिया, फॉर प्रमोटिंग एन इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबल अप्रोच बाय द जुडिशरी। फाइन। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़। सबसे पहले ड्राफ्ट गाइडलाइन गवर्निंग वर्किंग कंडीशन ऑफ ऑल द कैटेगरीज ऑफ नर्सेज। अभी के जो हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने कुछ पब्लिक कमेंट्स पे गाइडलाइंस ड्राफ्ट करी हैं, और ये जो गाइडलाइंस ड्राफ्ट की हैं वो इन द लाइन है कि द WHO ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ वर्कफोर्स 2030 है, जिसके अंदर ये कि हमें क्या करना है, पर्सनल एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशनल राइट्स ऑफ द हेल्थ फॉर वर्कफोर्स इंक्लूडिंग सेफ एंड डिसेंट वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब कि कोई भी अगर जो वर्क मतलब कि हेल्थ सेक्टर में काम करता है, ठीक है, चाहे एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, चाहे वो कोई भी, चाहे नर्स हो, चाहे किस तरह का भी वेटर हो, वहाँ पे वर्कर हो, उनके राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है और उनको सेफ और वर्किंग डिसेंट वर्किंग एंड कंडीशन देनी है। ये गाइडलाइन रेगुलेट करता है वर्क टाइमिंग, वर्क एनवायरनमेंट और चाइल्ड केयर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, वाइल ऑफरिंग योगा मेडिटेशन काउंसलिंग सर्विस टू द स्टाफ। फाइन। और भी अदर फैसिलिटीज़ के साथ ये अगर इंडिया में देखें तो अभी तक 33.41 रजिस्टर्ड नर्सिंग पर्सनल है, इतना स्टाफ है। नेक्स्ट है गाइडलाइंस फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंडोमेंट फंड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइंस इशू करी है, जिसके अंदर एंडोमेंट फंड को सेटअप किया जाएगा थ्रू डोनेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नॉर्म्स को फ्रेम किया जाएगा, ताकि हम क्या कर सके, जो भी फंड्स डोनेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी किसी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई या फिलैंथ्रोपोसिस देते हैं, उनको उस फंड को आप यूज़ कर सको फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशन। ये गाइडलाइंस FCRA अकाउंट के प्रोविज़न के अंडर आते हैं, और इसको इंस्टीट्यूशन के द्वारा ओपन किया जाता है एक्सपेक्टिंग द फॉरेन डोनेशन। फाइन। क्योंकि कोई भी अगर अच्छे इंस्टीट्यूट का कोई एलुमनी अगर वो आउट ऑफ इंडिया जाकर सेटल्ड है और अगर वो वहाँ पे डोनेशन दे रहा है, तो वो FCRA के अंदर कवर होगी। इसके अलावा जो CUEF है उसको गवर्न किया जाता है बाय 7 मेंबर बोर्ड, जिसको चेक किया जाता है बाय द वाइस चांसलर। नेक्स्ट है तलाक हसन। अभी के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, it was a prime facie view that the practice of talaq hasam followed by a Muslim man for divorce by saying talaq to the wife once a month for 3 months is not so improper। देखो अभी क्या है, आपको पता है इस्लाम में क्या, अगर 3 बार तलाक बोल देते हैं तो बोलते हैं वो तलाक होता है, ठीक है। इस्लाम में अगर कोई भी मैन तलाक बोल दे, वाइल जो वुमेन है कैन पार्ट वेज विद हर हस्बैंड थ्रू खुला, ठीक है। मतलब कि इस्लाम में क्या होता है, अगर किसी आदमी को तलाक चाहिए तो वो तलाक बोलता है, तो अगर किसी वुमेन को तलाक चाहिए तो वो खुला बोल देती है, ठीक है। लेकिन ये तलाक बिदत से अलग है जो तलाक हसन होता है। तलाक बिदत में क्या होता है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो जाता है, जो अभी गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, ठीक है। लेकिन एक तलाक हसन होता है। तलाक हसन में क्या होता है, अगर
3 मंथ तक लगातार अगर पति हर महीने एक एक बार तलाक बोलते हैं, अगर 3 मंथ तक लगातार बोल देता है तो उसको भी तलाक कहते हैं, जबकि ये इम्प्रॉपर है, ठीक है। और अभी गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला और सुप्रीम कोर्ट बोले इट इज़ नॉट सो इम्प्रॉपर। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है फंड्स फॉर APDM। अभी क्या है जो यस नेशनल हाउसिंग एजेंसी उन्होंने फंड एलोकेशन अनाउंस किया है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, तो सो दैट वो क्या कर सके, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर जो भी स्कीम उनको इम्प्लीमेंट कर सके बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन रिकॉर्डिंग डाटा इन द हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री एंड द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट अब ये HFR दैट इज़ द हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी हेल्थ फैसिलिटीज़ की कंट्री के अक्रॉस मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री है, देखो हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड कितनी फैसिलिटीज़ है हमारी कंट्री में उसका डाटा है। हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री मतलब कि कितने रजिस्टर्ड और वेरीफाइड प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं चाहे वो नर्सेज हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर ट्रेडिशनल, ठीक है। ट्रेडिशनल जैसे आयुष होगी, मॉडर्न में जैसे इंग्लिश मेडिसिन होगी। फाइन। NHA को इंटरेस्ट किया गया विद द रोल ऑफ डिजाइनिंग स्ट्रेटेजी, building technological infrastructure and implementation of आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टू क्रिएट अ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। नेक्स्ट है मंथन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जिसका काम है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी हमारी कंट्री में फील्ड है उनको एम्पावर करती है ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज़ के 75 और इंडिपेंडेंस। ऑब्जेक्टिव इसका ये कि हमें क्या करना है, इंडस्ट्रीज़ और साइंटिफिक जो रिसर्च होती है उनके बीच में कोलैबोरेशन बढ़ाना है, सो दैट इंडिया के जो सस्टेनेबल गोल्स हैं 2030 तक वो क्या कर सके, अचीव कर सके। नेक्स्ट है पेट्रोलियम कोक और पेटकोक। इंडिया को फर्स्ट पहला अपना कार्गो मिल सका फ्रॉम वेनेजुएला इन द बिगिनिंग 2022। पेट्रोलियम का एक कार्बोनेशन प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर ऑब्टेन्ड होता है जब ऑयल को रिफाइन करते हैं, ठीक है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कोल से ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट्स के एमिशन ज़्यादा होते हैं। इसको यूज़ एज फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है सीमेंट लाइम के गैसिफिकेशन यूनिट्स में, इंडस्ट्रियल बॉयर्स में, और एज अ कार्बन सोर्स यूज़ किया जाता है इन इलेक्ट्रोड फॉर इलेक्ट्रोमेटलर्जी की इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक ग्राफाइट, एल्यूमिनियम एनोड्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल के यूज़ को बैन किया गया था इन द एडेलियंस रीजन। नेक्स्ट है अनऑथराइज यूज़ ऑफ द 4 पेस्टिसाइड। अभी का जो पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कि एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है, उन्होंने बोला है 4 पेस्टिसाइड को बैन किया। एक तो क्लोरोप्रिफोजस, फिप्रोजोल, एट्राजिन, पैराकोट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको एक्सेस में यूज़ किया जा रहा है वेरियस स्टेट, जिसकी वजह से, और इसको रिकमेंड किया गया था बाय द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी के द्वारा, जो कि इंडिया के पेस्टिसाइड रेगुलेटर है। अब इन्हीं को बैन कर दिया। इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल फॉइलेज एंड सॉइल बोर्न इंसेक्ट, मतलब सॉइल में से जो इंसेक्ट आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए था। फिप्रोनॉल यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल आंट्स, बीटल्स, कॉकरोच, फ्लीज। एट्राजिन को यूज़ किया जाता है ताकि एनुअल ग्रासेस जो उग जाती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो वीड्स उग जाती हैं, इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो इन्वेसिव होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। पैराकोट एक हर्बिसाइड है जिसको प्राइमरी यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल वीड एंड ग्रास कंट्रोल। फाइन। नेक्स्ट है पीरियड पॉवर्टी। अभी क्या है, स्कॉटलैंड पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड में जो फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, तो दैट पीरियड पॉवर्टी को एंड किया जाए। पीरियड पॉवर्टी का मतलब क्या है, जो वुमेन मतलब कि पॉवर्टी की वजह से मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स नहीं परचेज की जाती कर सकती, ठीक है। इट रेफर्स टू द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल वैल्यूज टू मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, एजुकेशन एंड सैनिटेशन। इसके अंदर नियर अबाउट 500 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट है अफेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया पालन 1000 कैंपेन, जो कि एक पेरेंटिंग ऐप है जो चाइल्ड हेल्थ पर फोकस करती है। पालन 1000 डेज द जर्नी ऑफ द फर्स्ट 1000 डेज फोकस करता है कि किस तरह से जो चिल्ड्रन है उसके पहले 2 साल की लाइफ पे क्या डेवलप उस पर इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट 1000 डेज एस्टेब्लिश करते हैं एक सॉलिड प्लेटफॉर्म फॉर अ चाइल्ड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल हेल्थ। ये ऐप क्या प्रोवाइड करेगी केयर गिवर को विद प्रैक्टिकल एडवाइस, मतलब जो भी बच्चों का केयर करते हैं उनको एडवाइस प्रोवाइड करेगी कि वो क्या कर सकते हैं हर अपने दिन रूटीन में, सो दैट जो भी पेरेंट्स के वेरियस डाउट्स उनको रिजॉल्व कर सके, एंड विल डायरेक्ट आवर एफर्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इंपॉर्टेंट डेज इन द न्यूज़, सबसे पहले नवरोज जो कि पारसी न्यू होता है, इसको यूजली बोलते हैं पटेटी, और ये फर्स्ट डे होता है जोरास्ट्रियन कैलेंडर फर्स्ट मंथ। इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हर साल ये स्प्रिंग 21 मार्च को पड़ता है, लेकिन शहनशाह कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो कि पारसी कमेटी के द्वारा फॉलो किया जाता है इंडिया में, वो जुलाई अगस्त में आता है 16 अगस्त को, ठीक है। इसको जमशेद नवरोज भी बोलते हैं, जब पर्शियन किंग जमशेद ने स्टार्ट किया था शहनशाही कैलेंडर, और इसको इंक्लूड किया जाता है लिस्ट ऑफ यूनेस्को इनटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज में। नेक्स्ट है पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे, जो कि 14 अगस्त है। सबसे पहले इसको 2021 में डिक्लेयर किया गया था
इसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है सो दैट इंडियंस के जो भी स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइसेस थे, जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी थी ड्यूरिंग द पार्टीशन, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। इंडिया के पार्टीशन की वजह से माना जाता है 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी लाइफ खोई थी, ठीक है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में। और इंडिया का जो पार्टीशन था वो माउंटबेटन प्लान पे बेस्ड था, जिसमें इंडिया को स्प्लिट किया गया था 2 नेशंस में आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, इंडियन पाकिस्तान। सो द इंडियन इंडिपेंडेंस एट 1947। लास्ट न्यूज़ है, कुछ न्यू प्लेसेस है न्यूज़ में। गैबोन, ठीक है, कंट्री जो लाइंग है, इट इज़ ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। फाइन। नेबर्स कौन कौन सी कंट्री है आप देख सकते हो। नॉर्थ में इक्वेटोरियल गिनी एंड कैमरून है, ईस्ट में है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और साउथ में वही है। अटलांटिक ओशन वेस्ट में है, और सो टोम एंड प्रिंसिपी, ये जो आइलैंड्स हैं ये कोस्ट के बाहर हैं। जोग्राफिकल फीचर्स हैं तो अटलांटिक सी नॉर्थ वार्ड फ्लोइंग पेंगुला है। कंट्री का जो मोस्ट वेस्टर्ली पॉइंट है वो केप लोगस है। माउंटेन चेन है क्रिस्टल माउंटेन, रिवर सिस्टम है ऊजी रिवर। फाइन। 17 अगस्त के डेली करंट अफेयर कंप्लीट हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।